नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी विशिष्ट हस्ती से जिसने समाज में अपना एक पहचान बनाई है। वो बहुतों के लिए आदर्श है और कभी कोई उनका आदर्श रहा। तो उन्होंने ये सफर कैसे तय किया, क्या संघर्ष किया, क्या मौके मिले, किस मौके को वो अभी और चाहते हैं, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। और जाहिर है वो वर्तमान में किसी एक बड़ी जिम्मेदारी पर होते हैं, तो वो अपना दायित्व तो कैसे निभाते हैं, कैसे करते हैं, उसमें वो क्या करना चाहते हैं और क्या किया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं और हम आपके लिए उनसे पूछते भी हैं। तो आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब। और सिंहदेव साहब एक ऐसे नेता जिन्होंने विपक्ष में रहते नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संघर्ष किया और फिर अब उस सरकार में है, और जो जिम्मेदारी सरकार में उन्हें दी गई है उसे वो किस तरह से निभाते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी रिजवान भाई, आदाब। आपका की जो जिम्मेदारियां हैं विभाग की, आपको क्या लगता है उसमें ऐसा क्या चीजें कर रहे हैं आप और क्या करना और बाकी? चुनौतियां हमेशा रहती हैं और बड़ी चुनौतियां रहती हैं। पहले से स्थिति में सुधार लाएं, आदर्श तक पहुंच पाए, ये एक लक्ष्य सामने जरूर रहता है और उसके कितने नजदीक पहुंच सकते हैं ये प्रयास रहता है। तो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें व्यवस्था में बहुत सुधार की गुंजाइश है। सेवाएं उपलब्ध कराना, डॉक्टर्स की कमी को पूरी करना, स्टाफ की भर्ती करना, दवाइयों की खरीदी से लेके गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को आखिरी बिंदु तक पहुंचाना, गांव की आशा वर्कर मितानिन है उन तक पहुंचाना, तो मेडिकल कॉलेजेस से लेके वहां तक ये व्यवस्था बनाना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराना, बहुत सारी ये चुनौतियां हैं। इनमें ध्यान लगा रहता है और इसी बीच में कोविड का भी ये प्रकोप, बड़ा प्रकोप, एक कहर सा पूरी दुनिया में आया। इसकी चुनौतियां और इसके साथ ध्यान सामान्य सेवाओं से, चिकित्सा सेवाओं से ना हटे, जो रेगुलर आवश्यकताएं लोगों की रहती हैं उससे ना हटे, तो ये बड़ी चुनौती रहती है। वैसे चुनौती अच्छी लगती है तो वो प्रेरणा भी देती है कि इतना करना है, इतना नहीं कर पाए हो, उसका आईना सामने रख के मैं प्रयास करता हूँ काम करने का। पंचायत और ग्रामीण विकास का क्षेत्र है, इसमें पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से लेके अधिकारों के हस्तांतरण, वास्तविक हस्तांतरण से लेके पैसों का सदुपयोग हो, इसकी निगरानी रखते हुए जो कार्यक्रम विशेष सरकार ने लिए हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के नाम से एक कार्यक्रम चला, फिर स्वच्छ भारत अभियान का रहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का कार्य रहता है, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां रहती हैं। निर्माण कार्य है, पीएमजीएसवाई के माध्यम से, अन्य सड़कों की और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से काम करना, पीएमजीएसवाई के ब्रिजेस को बनाना, 300 से ज्यादा ब्रिजेस हमने चिन्हांकित किए हैं, रोडों का काम किया है। अभी तक संतोषजनक पहल से परिणाम आए हैं। रोजगार गारंटी में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, अधिक से अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिले, फिर अगला 50 दिन। वन अधिकार पत्रों के संदर्भ में पहल करना, अनुसूचित जनजाति समाज के साथ अन्य परंपरागत जो वन निवासी, उसमें पिछड़े वर्ग के भी हैं, अनुसूचित जाति के भी हैं, अनारक्षित वर्ग के भी हैं, इनको वन अधिकार पत्र मिल सके। सामुदायिक वन अधिकार जो वास्तविक एक अधिकार है, 3 प्रकार के अधिकारों में व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक कार्यों के लिए भूमि इत्यादि का उपलब्ध होना और जल जंगल जमीन का प्रबंधन। तो ये बड़ी सारी चुनौतियां हैं। जीएसटी विभाग भी देखने का मौका मुख्यमंत्री जी ने दिया, विभाग उनने दिया, तो उसकी अपनी अलग चुनौतियां हैं। राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में जीएसटी से आता है, हो सकता है अन्य राज्यों में भी ये हो। तो एक्साइज है और माइनिंग इत्यादि से जो फीस वगैरह से पैसे आते हैं, और जीएसटी, ये 3 कंपोनेंट राज्य के आमदनी के अपने व्यक्तिगत खुद के आमदनी के हिस्से होते हैं, तो उसका प्रबंधन करना। पुराना वैट रजीम है, उसकी जो वसूलियां हैं वहीं तक ना अटक जाए। जीएसटी के रेजीम के प्रारंभ होने के बाद वहां के असेसमेंट कम होते हैं, कोविड का समय भी आया,
उसकी चुनौतियां, 20 सूत्री कार्यक्रम भी है, एक और विभाग साथ में, वो एक प्लानिंग से मिलता जुलता जुड़ा हुआ एक विभाग है। उसकी तुलनात्मक चुनौतियां तो कम है, जिम्मेदारियां उसमें भी बढ़ती हैं। तो ये हैं 5 विभाग। इनमें मैं प्रयास करता हूं कि सरल लक्ष्य, पहले से बेहतर करना, और वास्तविक लक्ष्य की एक आदर्श स्थिति में अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो वहां से कितने दूरी पे है, उस मंजिल से कितने नजदीक पहुंच पाए हैं, ये बातों को ध्यान में रख के मैं प्रयास करता हूँ। बहुत ईमानदारी से आप कह रहे हैं कि लक्ष्य बड़े रखने चाहिए, उसको पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सभी पाया जा सकता है कि नहीं, ये तो वक्त बताता बहुत बता जी। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, और खास तौर से कोविड-19 के जो संक्रमण काल का जो दौर है, इसमें तो वो सारी जिम्मेदारियां तकरीबन आपके पास हैं। अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छे डॉक्टर भी लाने हैं, नर्स लाने हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी लाना है, वो जिम्मेदारी भी आप पर है। और साथ ही इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों की वापसी भी हुई है, तो इन सबको काम मिल जाए, वो मनरेगा से लेकर और भी कई तरह की चीजें, और इन सबको जुटाने के लिए जो अर्थ चाहिए, जो धन चाहिए, उसकी रिकवरी की भी जिम्मेदारी, और फिर आने वाले वक्त के हिसाब से एक योजना बनाने की, और योजना जो बनी है उसका पालन करने की, ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं आप पर। लगता है कि सरकार, मुख्यमंत्री ने आप पर तकरीबन सरकार की उन सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भरोसा जताया है आप पर। कोविड-19 के दौर में पीछे तो ये था कि छत्तीसगढ़ तकरीबन अछूता सा था, उसकी बड़ी तारीफ भी होती थी, फिर अचानक संक्रमण बढ़ा, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, लॉकडाउन को भी बढ़ चढ़कर पालन किया गया। अन्य पड़ोसी राज्यों में उस तरह से लॉकडाउन नहीं किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खासतौर से अलग से फिर किया गया। इसके पीछे क्या मंशा थी, और क्या लगता है कि इसकी वजह से, लॉकडाउन इस तरह से करने से, क्या लगता है अर्थव्यवस्था पर असर, और बुरा असर, विपरीत असर पड़ता है? हम लोग इसको कोशिश कर रहे थे जिम्मेदारी निभाने बतौर वैश्विक विशेषज्ञों की भी बात जानना समझने का प्रयास, कुछ लोगों से संपर्क करने का प्रयास, WHO के स्तर पे देश के भी प्रतिनिधि वहां बैठे हैं, उन लोगों से चर्चा करके, अमेरिका के जो कुछ प्रतिनिधि थे उनसे भी चर्चा करके, अन्य देशों के कुछ प्रतिनिधियों से भी चर्चा करके जानकारियां लेना कि उनके अनुभव क्या थे और वो किन लक्ष्यों को देख रहे हैं। यहाँ से चालू हुआ था GST का सफर, और प्रारंभिक दौर में जैसा आपने बताया 59 प्रकरण बचे कुल हुए थे, पॉजिटिव 59 ही आए थे, और 3 डिस्चार्ज होने को बाकी थे। और तब सीमाएं खुली अंतरराज्यीय आने जाने की, और जिस बात का पूर्वानुमान था वो होना चालू हुआ। एक समय था जब छत्तीसगढ़ के लिए, जैसा आपने बताया, लोग कहते थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो सद्भावनाएं मिलती हैं, प्रशंसा भी मिलती है कि नहीं, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है, देखो वहां क्या हो रहा है। जब केसेस बढ़ते हैं तो आलोचनाएं भी और नेगेटिव बातें भी आती हैं कि भाई ये कैसा, ढिलाई तो नहीं होगी। इस बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक समय जो विशेषज्ञ थे उनकी बातों को जान समझकर, जब नहीं के बराबर केसेस थे, मैंने उस समय जब कहा कि छत्तीसगढ़ में जो अनुमान है, जो विश्व का भी अनुमान है कि 30% तक, अमेरिका में जो विशेषज्ञ हैं वो कहते थे कि भारत में 20 से 60% आबादी तक कोरोना पहुंचेगा या पहुंच सकता है। हमारे यहाँ की विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ के लिए 30% कहते थे, 3 करोड़ की आबादी है तो 90 लाख लोगों तक पहुंचेगा। मैंने ज्यादा आशावान होते हुए मैंने लक्ष्य रखा कि नहीं, 10% भी अगर आप मानो तो 30 लाख लोगों तक कोरोना पहुंचेगा। और उसमें जो मृत्यु दर है पॉजिटिव पाए जाने के, तो 6,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो सकती। जब मैंने ऐसा कुछ कहा कि ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, मेरी बड़ी आलोचना हुई थी कि क्या आप बोल रहे हैं, यहाँ केस नहीं है, एकदम कैसी बात कर रहे हैं। तो मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन जो मैं जान पढ़ के, सुन के, देख के, बातें करके समझ सका था, वो बातें रखी थी। तो वो समय था जब केसेस बहुत कम थे, लेकिन एक कोरोना के केस से, वही विशेषज्ञ कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ तो उनका दायरा संक्रमण को पहुंचाने का 425 से 450 लोगों तक का होता है।
तो ये कोरोना की सच्चाई को हम लोगों ने शुरू से ही ध्यान में रखा था कि एक व्यक्ति 450 लोगों तक अगर पहुंच सकते हैं संभावित, और वो 450 लोग 450 और लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये कोरोना की सच्चाई है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये आशंकाएं हैं। तो ये प्रोजेक्शंस हैं विशेषज्ञों की। अगर हम केयरफुल रहते हैं और कोरोना के फैलाव के कड़ी को तोड़ सकते हैं तो फैलाव कम होगा। फिर एक व्यक्ति, मैं जाऊंगा भोपाल में मिलने, तो कितने लोगों से मिल सकता हूँ? वो दायरा अधिकतम 450 450 लोगों का, हर व्यक्ति का। वो हर आदमी पूरे भोपाल से तो मिल नहीं सकता, उनका सामाजिक या दायरा वास्तविक होता ही नहीं है। वैसे ये कोरोना के सच्चाइयां हैं। असिम्टोमेटिक 80% लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना है, और वो उससे दौर से गुजर के ठीक भी हो जाएंगे, पर इसी बीच में कैरियर बने रहेंगे। न जाने किसको किसको वो कोरोना पहुंचा सकते हैं, भोलेपन में, अनजाने में। तो ये चुनौतियां थी कोरोना की। तो केसेस होने थे, ये तयशुदा था। कम से कम हो, ये जवाबदारी थी। और आज जिस पड़ाव में हम हैं, रिकवरी हो रही है, रिकवरी भी ये भी तयशुदा है एक्सपर्ट्स के आधार पे कि 98% हिंदुस्तान में कम से कम 98% लोग जिनको कोरोना होगा वो ठीक ही हो जाएंगे। जो भी परिणाम आगे उनके थोड़े बहुत लक्षण रहते हैं, कहीं कमजोरियां, कहीं लंग्स में प्रभाव, कहीं कार्डियक, ये प्रभाव संभावित हैं इसमें, लेकिन 98% लोग ठीक होंगे ही। तो मृत्यु दर जो भारत में संभावित है वो 2% के आसपास। विश्व में इटली में 15% से ऊपर चल रहा था, अमेरिका में 5% से ऊपर चल रहा था, वैश्विक 5% से ऊपर चल रहा था, वो घट के अभी 3% के नीचे आया। तो ये मोर्टेलिटी रेट जिसको हम कहते हैं कि जहां एक तरह से कम हो रहा है, संख्या बढ़ रही है क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो मृत लोगों की संख्या एक तरफ हमको बढ़ती हुई दिख रही है, और एक भी व्यक्ति को हम मृत्यु के स्थिति से अगर बचा सके, ये टारगेट है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार हम फिर चर्चा में उन सवालों को उठाएंगे। छत्तीसगढ़ ने जीएसटी में क्या काम किया है। बहुत दावे हैं कि जीएसटी में बहुत अच्छा काम किया है। ग्रामीणों को रोजगार कैसे देंगे, इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर आ गए। और साथ ही इस दौर में जब देश की जीएसटी भारी गिरावट में है, ऋण की परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में वो कैसे उसको सुधारेंगे, क्या सोच है, क्या मॉडल है छत्तीसगढ़ सरकार का। और वादे बहुत से किए थे जनता से, तो वो कैसे पूरे करेंगे ऐसे समय में, और उन वादों का क्या हुआ वो भी समझेंगे। मरवाही में अच्छे नतीजे आए, वहां वो खुद भी चुनाव प्रचार में गए थे। तो सरकार है तो जाहिर है अच्छे नतीजे आएंगे, इस तरह से कहा जाता है। तो उसके पीछे का भी क्या महत्व है इस जीत का, वो भी उनसे समझें। खबरें अब आपके हाथ पर। देश और दुनिया की खबरों से रहें बाखबर। एक क्लिक और न्यूज वर्ल्ड आपके मोबाइल पर। प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप डाउनलोड करें। डीजियाना मीडिया ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव साहब, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे, कोविड को लेकर आपकी पूरी कोशिश है। सरकारों ने धीरे धीरे जांच करना ही कम कर दी। कई जगह से ये बात आती है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का जिक्र है, ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेट से आता है कि धीरे धीरे। और फिर दीपावली की बड़ी जबरदस्त धूम रही है, और लोगों को लगता है शायद अब ये कोविड से पार पा चुके हैं वो, और अब खूब जमकर आतिशबाजियां हुई हैं, तो अब वो तो भाग ही गया होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकारों का जांच कराना कम हो गया, और दूसरा लोगों में भी अब वो जो सावधानी वो बरतते थे वो कम हो गया। आपने
ये बात सही, बिल्कुल सही कही कि लोगों में अगर जागरूकता का अभाव आ गया या उनके मन में गलत ये मंशा बैठ गई कि कोरोना तो गया, तो वही सबसे घातक होता है इसके फैलाव में। देखिए, मृत्यु उतनी नहीं होगी, लेकिन हम अपने बीच के, अपने परिवार के उन लोगों को बचा सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें। केवल इसकी दवाई तो है नहीं, इलाज तो अभी तक है नहीं, वैक्सीन आएगा तब उसके अनुभव को देखेंगे, कितना प्रभाव है उसका तब देखेंगे। आज इन स्थितियों में केवल ये जो सरल बातें हैं, हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना 20 सेकंड तक, ये बचाव का बहुत कारगर तरीका है। शारीरिक दूरी रखना, सामाजिक 2 गज की दूरी है जरूरी इत्यादि, ये जो प्रचार करने का प्रयास किया गया, ये हल्के से अगर हमने लिया, और मास्क पहनना, हम बाहर गए मास्क नहीं पहना हमने, तो देखिए मास्क एक व्यक्ति पहनता है और दूसरा नहीं, तो कोरोना फैलने के चांसेस 40% होते हैं। दोनों लोगों ने पहना मास्क तो 10% होते हैं। एक ने पहना दूसरे ने नहीं, तो 40% नहीं होगा, 60% कोरोना पहुंच सकता है। दोनों ने पहना तो 90% नहीं पहुंचेगा, 10% चांस होते हैं। इतना अनुभव वैश्विक अभी कोरोना में जो हुआ है वो हमको बताता है, और उसमें हमने डील की। देश में एक भी केस कोरोना का नहीं था। आज 1 करोड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक भी नहीं था। तो जब एक नहीं था और पहला केस आया, वहां से हम 1 करोड़ तक पहुंचे, तो आज अगर 10 लाख कोरोना पॉजिटिव है, तो कैसे हम सोच रहे हैं कि ये जाएगा? ये तो हमारे बीच में कोरोना का वायरस आने वाले कई सालों तक रहेगा, सालों तक रहेगा। वो वैक्सीन हमको इलाज दे सकती है, अभी तक तो केवल इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बातें हैं, और वो इलाज अगर कोरोना हमको देती है 100%, जब तक सबको वैक्सीन ना लग जाए तब तक, तो उसके फैलाव को रोकने तब तक, उस समय तक अगर हमने बचाव नहीं किया और सावधानी नहीं बरती, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है और कोरोना फैलेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता अगर हमने ये सावधानी नहीं बरती। चिकित्सा शिक्षा विभाग है आपके पास, लंबे समय से एग्जाम नहीं हुए, यूं ही बहुत लंबी पढ़ाई है, 5 साल 6 साल लग जाते हैं एक MBBS बनने में, फिर PG करने में, ऐसे बहुत तरह की चीज़ों में। और अब ऐसे समय में जब एग्जाम ही नहीं हो पा रहे हैं, तो पढ़ाई बहुत लेट होगी। अभी ऐसे समय में हमको और बहुत ढेर सारे डॉक्टरों की जरूरत है, तो इसको लेकर सरकार कुछ विचार कर रही है कि एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाए, जो पहले के नियम है उन नियमों में कुछ शिथिल किया जाए, ऐसे कुछ योजना है सरकार? छत्तीसगढ़ में पहला मेडिकल कॉलेज 1960 के दशक में खुला। रायपुर का जो मेकाहारा हम लोग कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे जो स्थापित है मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद क्रमशः 5 और खुले, 6 मेडिकल कॉलेज हुए। आज 3 और की हमने अनुमति ली थी, वो मिली केंद्र सरकार से, और उन कॉलेजों को खोलने की प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। फंड्स भी कुछ आ गए हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के वो पैसे भी उपलब्ध रहेंगे, पद वगैरह की भी स्वीकृति लगभग हो ही गई है, जगह भी चिन्हांकित हो गई है, उसका भी हस्तांतरण हो जाएगा और ये काम चालू हो जाएगा। इस दायरे में करीब 700-750 सीट और 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी अलग सीटों को लेके ये मेडिकल कॉलेजेस का ब्यौरा। इसमें 82% सीटें लोकल बच्चों को मिलती हैं, 15% केंद्र सरकार की मेरिट लिस्ट से आती हैं, और 3% और केंद्र सरकार के एक विशेषाधिकार के तहत ये बच्चे हमको मिलते हैं। ज्यादातर बच्चे मेडिकल करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनका रुझान हो जाता है। तो हमने प्रयास किया है कि ये डॉक्टर्स उपलब्ध कराएं, और जब सरकार बनी थी उस समय करीब 900 डॉक्टरों की कमी थी मेडिकल ऑफिसर्स की, MBBS, वो करीब 200 से 300 तक हम ले आए हैं, और आने वाले दिनों में MBBS के डॉक्टर पूरे हो जाएंगे। फिर प्रमोशन करके जो विशेषज्ञ की कैटेगरी होती है उनको भरना। अब नए बच्चों की बात, तो एक सफलता मिली, अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज है वो 0 ईयर पिछले साल घोषित हो गया था, तो इस साल हमको अनुमति मिल गई है, तो 100 सीटें वहां बढ़ गई। मेरा सवाल आपसे ये है, बस ये जो बच्चे हैं, अब उनका जो बाकायदा जो पूरा प्रोग्राम बनता है, एग्जाम देना है, ये करना है, इतने दिनों में एग्जाम होगा, 1 साल 1.5 साल में एग्जाम होते हैं, तो ये सारी चीजें अब तकरीबन 8-9 महीने तो ये पिछड़ ही गए, उससे पहले भी कई जगह एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये जो चीजें हैं, अब ये जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाए, या वो बाध्यता कम हो जाए कि वो इतने दिनों का एग्जाम, जो एक लंबा टेन्योर है कि इतने 1-1.5 साल बाद ही एग्जाम होगा, वो सारी तरह की चीजें, उसको लेकर कुछ प्लान है?
इसमें नीट के एग्जाम हो गए राष्ट्रीय स्तर पे, उस पे भी काफी मे- मे- प्रतिक्रियाएं मेरा थी। मेरा मेरा आपसे सवाल सिर्फ उन छात्रों के लिए था। जी, नीट का एग्जाम ना इन्हीं के लिए। मेरा उन छात्रों के लिए था जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है। अब सेकेंड ईयर में है, लंबे समय से सेकेंड ईयर में ही पढ़े हुए हैं, इसलिए कि ये कोरोना इस तरह के संक्रमण आ गया, एग्जाम नहीं हो रहे हैं। उनको जल्दी जल्दी उनके एग्जाम हो जाए, उसके बारे में मेरा इसमें बैठक हुई हम लोग की, और हम लोगों ने ये तय किया था कि कोरोना का संक्रमण अगर घटता हुआ दिखेगा तो ये क्लासेस चालू करने पे हम लोगों ने आपस में सहमति बनाई है। उस बात को आगे ले जाना पड़ेगा, ये देखते हुए कि उनका भी पार्टिसिपेशन मिले, स्टूडेंट्स का भी। ये रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि आ नहीं रहे हैं, वो आएंगे ही नहीं पढ़ने के लिए, तो आप क्लास खोल के करोगे क्या? तो वो व्यवस्था बनाना, उस पर गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं कि आज भी मेरी राय ये है कि छोटे बच्चों के क्लास खोलना नहीं चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मिडिल स्कूल तक के बच्चे हैं, ये अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। छोटे क्लासरूम में ज्यादा बच्चे भी बैठते हैं प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, आप संक्रमण उनमें नहीं रोक पाएंगे। लेकिन बड़े बच्चे, संभावना है कि 11वीं का बोर्ड और 10वीं का बोर्ड एग्जाम, 12वीं का बोर्ड एग्जाम, इसके लिए सोचना चाहिए। कॉलेज मैच्योर लड़के हैं, डॉक्टर्स, ये तो इलाज करेंगे कल के दिन, तो इलाज करने के लिए जो सामने आने वाले हैं, और इन लोग कर भी रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इनके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की क्रिया हो गई है, प्रैक्टिकल्स की क्रिया को हम लोग बढ़ा रहे हैं, कई जगह उनको डेट देके उस सिलसिले को चला रहे हैं। ये जो नए बच्चे आएंगे, इनकी भी पढ़ाई चालू हो, पुरानों का तो सिलसिला चल रहा है, एग्जाम वगैरह जो पेंडिंग थे, वो इस बात को देखते हुए, आप सोचो कितना रेजिस्टेंस था नीट के एग्जाम में कि हमारे बच्चों को आप मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। तो एक तरफ पढ़ाई भी है, नए पीढ़ी को तैयार करना है डॉक्टर में, दूसरी तरफ उनकी जान की भी हिफाजत करना है। एक राजनीतिक सवाल है। ओबामा की एक किताब आ रही है, राहुल गांधी पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। राहुल गांधी से आपकी भी काफी निकटता रही है, तो आप कैसा पाते हैं ओबामा ने जो कुछ कहा है उसमें? राहुल जी तो हम लोग के नेता हैं, सर्वोच्च लीडर सोनिया जी के बाद हम लोग उन्हीं को देखते हैं, और उतनी निकटता तो नहीं है, लेकिन मिलते रहे हैं। मैंने उनमें जितनी तीव्र इच्छा चीजों को सुधारने की देखी, मैंने सामान्य रूप से शायद ही किसी में देखी। बड़े बड़े लीडर्स में उनके अंदर बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत एक इच्छा है कि चाहे वो कांग्रेस का संगठन हो, मैं इसको सुधारूं, चाहे देश की व्यवस्था है उसको सुधारूं, चाहे आपस के भाईचारे की बात है उसको सुधारूं, चाहे अर्थव्यवस्था है उसमें मैं सुधारूं, चाहे कोविड है। उनके कमेंट्स को आप देखिए कि कितना खिल्ली लोगों ने उड़ाने की कोशिश की। जो चीज, आज आपका भी सवाल था कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं, जब उन्होंने कही थी कि टेस्टिंग ज्यादा करो तो लोग कह रहे थे क्या बोल रहे हैं। आज भी दुष्प्रचार उनकी छवि को डाउन करने का है। इसी बीच में ओबामा साहब का जो किताब के कमेंट्स उनके संदर्भ में आए हैं, एक ऐसे समय में जब राहुल जी उनसे मिले होंगे, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, कल के दिन बन सकते हैं, तो एक प्रधानमंत्री के रूप में वो बात नहीं कर रहे थे, ओबामा जी के जूनियर के रूप में। देश में भी उनका जो दर्जा था वाइस प्रेसिडेंट का था, एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में था, तो वो अपने आप को क्या ओबामा के समकक्ष प्रस्तुत करते तो अच्छा लगता। उनमें आदर भाव रहा होगा कि मैं अपने एक सीनियर से बात कर रहा हूं, जो देश, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में माना जाता है, या सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसके प्रेसिडेंट आए हैं, तो क्या आदर भाव नहीं देना चाहिए? तो ओबामा जी ने जिस नाते भी कमेंट किया कि उनमें एक ये इच्छा थी कि पूछना, जानना और संतोष, सामने वाले को संतोष करने की प्रवृत्ति, तो क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंग नहीं है कि अपने बड़े को हमको आदर देना चाहिए? उसको अगर आप दूसरे रूप में प्रस्तुत करके देखना चाहेंगे तो एक अलग बात है, वरना जितनी भलमान साहत मैंने राहुल जी में देखी है अच्छे करने की, वो कहीं नहीं। और आप देखिएगा जिस दिन वो देश का लीडरशिप जनप्रतिनिधि के रूप में अपने हाथों में लेंगे, तो दिखेगा कि कितना अंतर आ रहा है। मरवाही का चुनाव आपने शानदार जीत लिया, मुख्यमंत्री ने 25,000 का अनुमान लगाया था, आप उससे काफी आगे का जीत आपने हासिल की। लेकिन मध्य प्रदेश, और कभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही था, आपका दोनों से नाता है, बहुत गहरा नाता है। तो
टिकाऊ बिकाऊ और ऐसे बहुत ढेर सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में आशातीत सफलता नहीं मिली और छत्तीसगढ़ में तो सरकार भी है मिल गई। तो क्या मध्य प्रदेश में संगठनात्मक कमजोरी आप इसे देखते हैं? मुद्दे ठीक ढंग से नहीं उठाए गए, आप क्या देखते हैं? आखिर हुआ क्या? और अब बीजेपी स्पष्ट बहुमत की सरकार है। अगर हारे हैं तो कमी ना हो तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं चूक हुई या कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए। मैच हारे या तो बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए या बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए, फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाए, दूसरी टीम ज्यादा अच्छा खेली, ये कई कई चीजें सामने रहते हैं। तो इन सारी बातों में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को देखना चाहिए। ये सारी सीटें कांग्रेस की थी, कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और ज्योतिरादित्य जी का ये प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, विशेष प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। और ज्योतिरादित्य जी भी स्वीकार्य नेता के रूप में, हालांकि लोकसभा चुनाव खुद भी हारे, उनके जो अपने असिस्टेंट थे, उनके सहयोगी थे, उनने ही उनको चुनाव हराया, 1 लाख वोट से ज्यादा हराया। ये परिस्थिति थी मध्य प्रदेश में इस बाई इलेक्शन की, कि कांग्रेस के साथ ही जिनका अपना भी कुछ प्रभाव रहा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठतम लीडरों में थे उस क्षेत्र के, और भाजपा। जब ये कांग्रेस के लोग गए तो बड़ा माहौल था कि भाजपा में असंतोष है। अब वहां के जो लोकल लीडर्स थे उनके ऊपर ज्योतिरादित्य जी आ गए, हमारी लीडरशिप का क्या होगा। कई नाम थे, मैं सबको तो नहीं जानता, पर मिश्रा जी के थे और नाम थे जो क्षेत्र में भाजपा के वो लीडर थे स्ट्रांग, जो ज्योतिरादित्य जी को चैलेंज करते थे। माहौल ये था कि अब क्या होगा, भाजपा टिकी रह पाएगी या अपने भविष्य को भी देखेगी कि हमारा क्या होगा। जो लीडर्स वहां के थे, व्यक्ति वहां के थे, 28 लोगों की सीट गई जो भाजपा से लड़ते, तो अब क्या होगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के वोट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा जो नहीं विखंडित हुई, वो इन सारी परिस्थितियों में एक रह सकी, तो वो भारी पड़ा इस चुनाव में, वो भारी पड़ा। और सत्ता में रहने का भी लाभ होता है। कल ही मैं अपनी बहू से मिलने गया था, दिवाली, वो बता रही थी, मेरे फादर के जो छोटे ब्रदर हैं उनकी बहू चुनाव प्रचार में थी ग्वालियर रीजन में, कांग्रेस का कैंडिडेट वहां 51 वोटों से हारा। वो बता रही थी कि किस प्रकार का दबाव था, मिश्रा जी थे, गृह मंत्री हैं, वगैरह वगैरह। तो कहीं ये भी बात नहीं, कुछ लोग बहुत बड़े अंतर से जीते, कुछ लोग बहुत बड़े अंतर से बहुत आश्चर्यजनक तरीके से जीते, लेकिन जीत हुई। तो जीतने वालों को बधाई, उनको शुभकामनाएं। और अगर कांग्रेस 9 ही सीट, मेरे को जो बातें आ रही थी कांग्रेस 16, भाजपा 12, ये फीडबैक था कि सरकार फिर भी उनकी 9 सीट आएगी तो बनी रह जाएगी। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि सत्ता का भी प्रभाव, सत्ता पक्ष का प्रभाव कि जो सरकार में बने रहेगा उसी तरफ चले चलो। और वो उनका जो जोड़ हुआ, ज्योतिरादित्य जी, कांग्रेस के उम्मीदवार का अपना वोट जो भी व्यक्तिगत रहता है, और भाजपा, ये भारी पड़ा कांग्रेस को। मरवाही में जीत लिया आपने सीट, वहां भी सत्ता का ही असर होगा? सत्ता का प्रभाव तो रहता है। देखिए कि मरवाही में मुद्दे क्या थे, 2 मुद्दे थे। एक भावनात्मक मुद्दा था कि जोगी जी का निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद जब वो पहले मुख्यमंत्री बने तो वहां भाजपा के विधायक ने इस्तीफा दिया था और उस सीट से जोगी जी चुनाव लड़े थे। वहां से उनके मृत्यु तक जोगी जी या उनका परिवार, अमित बीच में एक बार चुनाव लड़के जीते थे, वो बड़ी मात्रा में, बड़ी वोट अंतर से जीतते थे। 35,000, 40,000, 45,000 लगातार जीतते रहे। जोगी कांग्रेस बना तो भी कांग्रेस 20,000, भाजपा 27,000, जोगी जी 73,000, ये वोट अंतर से वो वहां से चुनाव जीतते रहे थे। तो उनके प्रति एक सहानुभूति थी। उनका निधन अचानक से हो गया, 20 टर्म में हो गया, तबीयत खराब तो रहती थी, लेकिन उस क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव भी उनका था। और उसके सामने मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जिले की घोषणा की। एक सालों से लंबित मांग मुख्यमंत्री के रूप में जोगी जी भी नहीं पूरा कर पाए थे, 15 साल में भाजपा भी पूरा नहीं कर पाई थी, पहले से भी छत्तीसगढ़ बनने के पहले से भी मांग थी। और इस मांग की पूर्ति के साथ जो कांग्रेस ने विकास की बात को रखा कि अब आपका जिला बना है, 200 किलोमीटर वहां के लोग जाते थे कलेक्टर के पास में जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए, 150 से 200 किलोमीटर। तो वो क्षेत्र जब जिला बना तो वहां की जो एक भावना थी, तो सहानुभूति और विकास। और अंततः जब जोगी कांग्रेस से कोई लड़ा ही नहीं, तो मुझे लगता है कि मतदाताओं ने
निर्णय किया अपने विकास के लिए। ये आरोप लगाया जाता रहा कि अंतिम समय में उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो निरस्त कर दिया गया, शासन का दुरुपयोग किया गया और फिर उन्होंने का मौका नहीं दिया। जोगी जी आदिवासी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में मामला उठाया था। हाई कोर्ट में ये बीजेपी ले गई थी। जब वो पहला चुनाव जीते थे उसी समय से वो कह रहे कांग्रेस ने तो उनके जाति प्रमाण पत्र को मान के उनको टिकट दिया और आदिवासी पहला मुख्यमंत्री बने तो उनको आदिवासी सर्टिफिकेट है तो आदिवासी है, उस नाते उनको मुख्यमंत्री के लिए भी चुना। और भी उनके गुण थे। चुनाव जैसे ही वो जीते मरवाही का पहला, भाजपा ने केस लगाया। वही भाजपा जो आज उनकी सहानुभूति लेना चाहती थी और ये कह रही है कि इनने जाति प्रमाण पत्र का ऐसा किया वैसा किया, वो तो राष्ट्रीय स्तर तक ट्राइबल कमीशन में नंद कुमार साय जी थे, उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि ये आदिवासी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट से आया कि नहीं, ये कमीशन नहीं कर सकता है, इसके अन्य है, गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर उसको करके दे। तो ये जो सिलसिला उनने चालू किया था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से जो जांच हो रही थी उसमें ये तथ्य सामने आए थे कि वो ट्राइबल नहीं है। कमीशन ने अपना फैसला दिया, हाई कोर्ट में रुका किन्हीं कारणों से। तो ये बैकग्राउंड था और उनके प्रमाण पत्र नहीं मिलने का। उनकी पत्नी ने मांगा, आज तक उनकी पत्नी ने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं ट्राइबल। ठीक चुनाव के पहले कहीं से वो एप्लीकेशन आया तो उसमें भी रोक लगी। मेरी जानकारी में तो कभी भी मैंने नहीं सुना कि उनकी पत्नी ट्राइबल परिवार की हैं या ट्राइबल हैं या उनके पास सर्टिफिकेट था। तो आज इस उम्र के पड़ाव में चुनाव के समय अगर वो ट्राइबल सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं तो कहीं जुगाड़ वाली बात सामने आती है। तो जीएसटी की रिकवरी छत्तीसगढ़ में बहुत जबरदस्त हुई है, बड़े व्यापारियों के यहाँ छापे वापे भी पड़े हैं बहुत से। ये क्या है इसके पीछे? हम लोगों की मंशा और मेरी व्यक्तिगत मंशा भी ये रही कि ऐसी स्थिति आए तो छापे, वरना छापे नहीं। आप उनसे आग्रह करिए, एक कंसिस्टेंट पुश रहना चाहिए कि ये सरकार के पैसे आपके पास टैक्स के रूप में हैं, उनको जमा कर दीजिए। आखिर तो वो व्यापारी का पैसा नहीं है, जीएसटी का पैसा तो उपभोक्ता का पैसा है, जो व्यवसायी ने उपभोक्ता से लिया और अपने पास रखा हुआ है। तो हम लोग केवल ये कहते हैं कि जो पैसा आप ले चुके हो वो जमा कर दीजिए। ये व्यवसाय का पैसा नहीं है, ये तो कंज्यूमर से आपने अतिरिक्त राशि ली है जो सरकार को आपको देना है, तो वो आप कर दीजिए। तो उसमें अपने तरफ से ये पहल होती रही है कि कहीं ऐसा भी नहीं महसूस होना चाहिए कि नाक दबा दिया है, सांस नहीं लेने दे रहे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, लेकिन एक जिम्मेदारी से कि टैक्स देनदारी है, इसको समय पे देना चाहिए, तब तो सरकार चलेगी। तो इस सिलसिले में हम लोग व्यवसायियों से भी बात करते हैं, समय समय पर एडवोकेट से भी बात करते हैं, विभाग की भी बैठक लेते हैं कि ये प्रक्रियाएं हैं, टैक्स रिटर्न्स भरिए टाइम से, जो है वो उसको जमा कर दीजिए प्लीज। और कुल मिला के जो स्थिति बनी है वो संतोषजनक है। अगस्त महीने में देश में एक ही राज्य था जिसने पिछले साल की तुलना में पॉजिटिव रेवेन्यू दिखाया था, छोटे राज्यों को 1-2 छोड़ के, जम्मू कश्मीर इत्यादि ये सब को छोड़ के 6% पॉजिटिव था। अगले महीने में सितंबर में ही करीब 16% तक पॉजिटिव में गया था, वो भी कम राज्य थे। इस बार 26% पॉजिटिव, अब तो खुल गया, लॉकडाउन का असर भी कम हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश के साथ सर्वाधिक पिछले साल की तुलना में 26% जीएसटी की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में आई। यानी कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो व्यवसाय, व्यापार, निर्माण, परिनिर्माण, उद्योग और छोटे व्यवसायी जो कलेक्शन कर रहे हैं और जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही है, ये सकारात्मक दिशा में जा रही है। एक आखिरी सवाल है आपसे। एक विभाग आपके पास ग्रामीण विकास का भी, और ऐसे समय में जब बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर आ गए, बहुत तरह की चीजें थी, ग्रामीण क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं था, सारे रोजगार बंद थे, खदानें बंद थी, बहुत से काम बंद थे, माइनिंग का एक बहुत बड़ा काम। ऐसे समय में आपने इस अर्थव्यवस्था में इसको कैसे पहिए लगाए, क्या किया, कैसा किया, और वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कैसे काम? हम लोगों ने शुरू से ये निर्णय ले लिया था मजदूरों के आने के पहले कि मनरेगा बंद नहीं करेंगे, और काम बाकी चीज बंद हो गए थे। हम लोग इसको ओपन रखेंगे, कहीं कोई ऐसा वातावरण नहीं रहेगा कि काम पे आना ही है, लेकिन अगर किसी को काम चाहिए तो मनरेगा का कार्य खुले। ये लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों ने खोल के रखा था, कृषि कार्यों पे भी हम लोगों ने बंदिश नहीं लगाई थी। और जब मजदूर आने लगे तो हर गांव से जानकारी लेना,
पहले ही अनुमान था कि करीब 1.25 1.5 लाख मजदूर आएंगे, फिर एक अनुमान आने, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं थे, फिर अनुमान लगने लगा कि नहीं 2.5 लाख मजदूर आ सकते हैं बाहर से, प्रवासी जो श्रमिक हैं काम करने के लिए आ सकते हैं, और अंततः 7,10,000 से 7,20,000 लोग आए। उनके लिए व्यवस्थाएं हम लोगों ने की थी, जगहों को चिन्हांकित किया था कि वो क्वारंटीन में रह सके इत्यादि, और उसके साथ ये भी प्लानिंग शुरू से की थी कि जितने लोग आएंगे अगर उनके पास मनरेगा की मजदूरी के लिए कार्ड नहीं है तो क्वारंटीन में रहते हुए उनको कार्ड आवेदन कराया जाएगा। तो एक उनके लिए कार्ड और एक नागरिकों के लिए कार्य काम खुला रहे। इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली, आशा से कहीं अधिक जाके हम लोगों को सफलता मिली कि 1 महीने में जब सबसे ज्यादा काम की जरूरत थी तो 6 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस का कार्य हम लोग 1 महीने में दे सके थे, और ये रिकॉर्ड था छत्तीसगढ़ के लिए, जहां किसी महीने में कभी भी छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 15 लाख से ज्यादा काम कार्य दिवस 1 महीने में 1 दिन में नहीं उपलब्ध हो सके थे। विभाग 25 लाख से ज्यादा मानव दिवस 1 दिन में सृजनित कर सके। एक समय वो देश में टॉप था, फिर बड़े राज्य संख्या में आगे चले गए। प्रतिशत में छत्तीसगढ़ में अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया, मास्क लगा के काम करना, दूर जितना संभव था वातावरण सुरक्षित रखते हुए, और ऐसी शिकायत नहीं आई कि मनरेगा के चलते फैला। और इसके साथ कौशल उन्नयन के जो कार्य होते हैं, नेशनल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से जो काम होते हैं, उससे भी लिंक करने का प्रयास किया। और आज ये लक्ष्य रखा है कि जो परिवार 100 दिन का काम पूरा कर लेते हैं, जो मैंडेटेड है कानून में, वो पूरा करने के बाद नेशनल लाइवलीहुड मिशन से उन परिवारों को प्राथमिकता से जोड़ेंगे, क्योंकि आखिर जिनने 100 दिन काम किया, सामान्य स्थिति में सबसे ज्यादा आवश्यकता उन्हीं को है। तो अगला काम 100 दिन तो हो गया, जिनके पास वन अधिकार कानून के तहत भूमि आवंटन हुआ उनको 50 दिन का और है। लेकिन और आगे क्या करना, मजदूरी के अलावा मजदूरी मिलेगी तो आपका टारगेट कितना है 100 दिन का? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए साल के आपके कितने हुए? 1,500 1,600 रुपए प्रति महीना। तो 1,600 पर्याप्त नहीं है। हम लोग का टारगेट है 1 लाख के आसपास परिवार की आमदनी होनी चाहिए। तो क्या एड ऑन कर सकते हैं? 50 दिन और, फिर क्या दे सकते हैं? फिर इस प्रकार के कार्यों का सृजन, जिनके पास जमीन नहीं है, कम जमीन है, आमदनी के अन्य जरिए कम है, तो इस योजना को हम लोग आगे ले जाएंगे। और अभी तक विभाग ने, अधिकारियों ने बहुत अच्छा, मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया। उनको मैं बधाई भी दूंगा और उम्मीद ये रखता हूँ मैं कि आगे भी ये सिलसिला चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये थे टीएस सिंहदेव साहब, और आपने देखा कि उन्होंने अपने विभागों के कामों को किस तरह से किया, खासतौर से कोविड-19 के दौर में कैसे काम किया, और कुछ नए सुधार किए हैं, कुछ नए प्रयास भी किए हैं। और उनकी कोशिश ये है कि मनरेगा में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें 20,000 से अधिक, तकरीबन 1 लाख रुपए साल का काम मिले, जिससे वो बेहतर काम कर पाएंगे। इससे जाहिर है इकोनॉमी बढ़ेगी। जीएसटी में छत्तीसगढ़ ने एक रिकॉर्ड बनाया है, 26% अधिक जीएसटी की जिस तरह की रिकवरी करनी थी वो रिकवरी की है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत क्रांतिकारी काम किए गए। उनका ये कहना है कि सावधानी बरतिए और लापरवाह मत हो जाइए, इसलिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और एक एक आदमी तक पहुंच नहीं जाती, तब तक इसका खतरा बनेगा, और जैसे ही हमारा इससे ध्यान हटेगा इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए कोविड से मुकाबला करने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है, लेकिन एकजुटता के साथ दूरी भी, 2 गज की जो दूरी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए।